आज का जो नया टॉपिक है वो है प्री मैच्योर बर्थ है। ठीक है, आसान सा टॉपिक है। प्री मैच्योर बर्थ को आप लोग प्री टर्म बर्थ भी कहते हैं। प्री टर्म बर्थ यानी वक्त से पहले, 9 माह से पहले जो बच्चे की पैदाइश होती है, ख़ास तौर पे रेफर्स टू द बेबी ऑफ लेस दैन 27 वीक्स। ये 27 वीक्स राउंड अबाउट 6 मंथ बनते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे जो इस उम्र में या इससे पहले पैदा हो जाते हैं उसको हम कहते हैं प्री मैच्योर बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ नहीं होनी चाहिए, अभी देखेंगे, क्योंकि प्री मैच्योर बर्थ में कॉम्प्लिकेशन बच्चे में आती हैं। जाहिर सी बात है, उसके ऑर्गन उस तरह से डेवलप नहीं हुए होते। पहले वजूहात देख लेते हैं। पहली वजह है स्मोकिंग मदर की तरफ से। ठीक है, प्रॉपर पेरेंटल केयर, जो एहतियात चाहिए वो एहतियात नहीं मिल रही। ठीक है, रेस्ट करना या खुराक या जो भी पेरेंटल केयर इसमें होती है। हेल्थ कंडीशंस माँ की ठीक नहीं है। मिसाल के तौर पे उसका हाई ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, उसको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स है यानी ब्लड का। ठीक है, इसी तरह कोई इन्फेक्शन है, कोई यूट्रस की इन्फेक्शन है। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट्स एंड बेबी फ्रॉम आईवीएफ। आईवीएफ क्या है? वही आईवीएफ क्या था ये, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं। ठीक है ना। अगर वो बेबी है, वो कंसीव किया हुआ है मदर ने, तो इस केस में भी प्री मैच्योर बर्थ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्रेग्नेंट सून आफ्टर हैविंग अ बेबी, जो माएँ बहुत जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होती हैं, उनके अंदर भी ये प्री मैच्योर बर्थ का जो है ये आंसर आ सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये काजेज़ हैं इसकी। और इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जाहिर सी बात है, खुद ही सोच लें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बच्चे में होंगी। क्यों? क्योंकि लंग्स सही तरह से डेवलप नहीं हुए हुए, पूरा टाइम नहीं उसको मिला। डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर अब हाइपोथैलेमस ने कंट्रोल करना होता है, वो भी सही तरीके से नहीं। फीडिंग प्रॉब्लम्स, बच्चे को नहीं पता होता 6 माह का या प्री टर्म का कि वो, एक होता है स्वेलुइंग, एक होता है ब्रीदिंग। तो दो, हम लोग जब स्वेलुइंग करते हैं तो ब्रीदिंग जो है वो ऑटोमेटिकली रोक लेते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो स्वेलुइंग करना भी नहीं आता। स्वेलुइंग करेंगे तो साथ में ब्रीदिंग भी करेंगे। जब स्वेलिंग के साथ ब्रीदिंग करेंगे तो सांस की जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उस पर खुराक जो है या दूध जो है उसके जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जॉन्डिस है, यरकान और इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो है वक्त से पहले पैदा हो गया, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ इतनी ज़्यादा, जो मदर की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो नहीं होती, अपनी तो होती ही नहीं है, बनाने का मौका ही नहीं मिला, तो लिहाजा उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी प्री मैच्योर बर्थ की। लॉन्ग टर्म थी वो, पिछली शॉर्ट टर्म थी। लॉन्ग टर्म में विजुअल एम्पेयरमेंट, ठीक है, यानी ब्लाइंडनेस हो सकती है। ठीक है, देखने का प्रॉब्लम हो सकता है, आंखों का मसला। हेयरिंग एम्पेयरमेंट, ठीक है, सुनने का प्रॉब्लम उसमें हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म जो उसके अंदर बॉडी में रह सकती हैं बातें, ये प्रॉब्लम भी आ सकते हैं प्री मैच्योर बर्थ के। ठीक होगी बात जी, समझ आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट आ गया लैक्टेशन एंड नर्सिंग। लैक्टेशन या नर्सिंग का मतलब क्या है, यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी। लैक्टेशन और नर्सिंग, सक्रीशन एंड यील्डिंग ऑफ मिल्क बाय मदर आफ्टर गिविंग बर्थ। बर्थ के बाद, ठीक है, जो मदर दूध पैदा करती है उस या बच्चे को पिलाती है, उसको क्या कहते हैं? लैक्टेशन और नर्सिंग बोलते हैं उसको। कैसे होता है? बाय मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट विद इन द ब्रेस्ट। ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये भी एक ग्लैंड है। ठीक है, तो इसमें से जो है मिल्क की सिक्रीशन होती है। लेकिन यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो बर्थ के फ़ौरन बाद जो मिल्क नहीं आता, बल्कि वहाँ फर्स्ट सिक्रीशन जो होती है ये कोलोस्ट्रम होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ये एक येलो कलर का लिक्विड होता है, ये मिल्क नहीं होता और बहुत ही ताकतवर चीज़ है। जैसे यहाँ देखें आप लोग, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, इसमें बेशुमार न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें ख़ास तौर पे ये देखें एंटीबॉडी IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ए एंटीबॉडी होती है। ये जब बच्चा कोलोस्ट्रम पीता है तो ये बच्चे, ये डेफिनेटली बॉडी में जाता है और ये बच्चे को मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शन से बचाता है। इसी वजह से देखा यह गया है कि जो बच्चे माओं का दूध पीते हैं उनको सारी ज़िंदगी
जो है उनके अंदर इम्यूनिटी जो है ज़्यादा बेहतर होती है, उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम होते हैं। बासर में आ गए, तो इसकी वजह ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब रोल ऑफ प्रोलैक्टिन क्या है। फर्स्ट ये हमने पहले चैप्टर में हार्मोन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि मिल्क पैदा करने के लिए एक हार्मोन ज़रूरी होता है, उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। अब होता क्या है कि प्रोलैक्टिन कैसे पैदा होता है, ये हाई लेवल्स, ये ऊपर का जो निशान है इसका मतलब है हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड लैक्टोजन एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी अभी चल रही है लेकिन एंडिंग पे लगी हुई है, इस टाइम ये तीनों हार्मोन ज़्यादा पैदा होते हैं। आपने पढ़ा भी है, ये प्रोजेस्टेरॉन भी पैदा होती है जो कि प्लेसेंटा पैदा कर रही होती है। स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस, तो वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजती है। हाइपोथैलेमस फिर क्या रिलीज़ करता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। वो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। पूरा कनेक्शन बताया था वाया ब्लड कैपिलरी, याद आ गया। तो उसकी वजह से फिर एंटीरियर लोब क्या पैदा करता है, प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से मेमरी ग्लैंड्स प्रिपेयर होते हैं किसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। तो कहानी क्या है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और लैक्टोजिन ने किसको कहा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने किसको कहा, एंटीरियर लोब को। एंटीरियर लोब ने क्या पैदा किया, पीआरएच, और इस तरह करते हुए और एंटीरियर लोब ने पैदा किया प्रोलैक्टिन, और उसकी वजह से जो है वो मिल्किंग के लिए ये मेमरी ग्लैंड्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ट्रू मिल्क जो है वो बर्थ के 2 से 3 दिन के बाद आना शुरू होता है। उससे पहले मैंने आपको बताया कोलोस्ट्रम है, ठीक है। इसी तरह एक और हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है, पढ़ चुके हैं न्यूरॉन वाले टॉपिक में, प्रोड्यूस्ड बाय मेमरी ग्लैंड्स। अब ये सोर्स बता रहा है, ये देखें सेरोटोनिन कहाँ से पैदा हो रहा है, मेमरी ग्लैंड से। सेंड फीडबैक mechanism to hypothalamus to slow down prolactin results in the decrease in milk production once the mammary gland is full of milk। देखें बॉडी के अंदर 2 तरह के स्विच हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर कोई चीज़ हाई करने वाली है तो कोई चीज़ लो करने वाली भी है, ताकि चीज़ क्या रहे, होमियोस्टैसिस, बैलेंस रहे, ठीक है। तो जब मेमरी ग्लैंड जो है फुल ऑफ, उसकी कैपेसिटी मतलब फुल हो गई मिल्क के साथ, अब जाहिर सी बात है अब मिल्क प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए। तो इसके लिए फिर क्या होगा कि जब ये मेमरी ग्लैंड फुल ऑफ मिल्क हो जाएंगे तो वहाँ से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होगा, सेरोटोनिन। और ये सेरोटोनिन फिर जाके किसको बताएगा, हाइपोथैलेमस को, कि भाई ये पीआरएच बनाना बंद कर दें, ताकि क्या चीज़ रही, लेवल मेंटेन रहा। नहीं समझ में आ रही बात की जी। प्रोलैक्टिन के बाद अगेन प्रोलैक्टिन का रोल बता रहे हैं। आफ्टर बर्थ प्रोलैक्टिन ड्रॉप्स एंड कॉन्टिन्यूअल मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन मैकेनिकल। अच्छा अब आगे देखें, अब पहले तो ये बर्थ से पहले का मामला था, अब बर्थ हो गई है। अब प्रोलैक्टिन का ताल्लुक किसके साथ होगा, अब होगा मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ निपल्स के साथ, ठीक है। जाहिर सी बात है एक यंग मन जब वो फीडिंग करेगा, ठीक है, तो उसके निपल जो है वो स्टिमुलेट होंगे, जिसकी वजह से अब कौन सा हार्मोन जो मिल्क प्रोडक्शन किस पे आना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर, यानी स्टिमुलेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव फीडबैक, मोर द स्टिमुलेशन मोर विल बी द मिल्क प्रोडक्शन। अब प्रोलैक्टिन के साथ इसका ताल्लुक पहले था हार्मोन के साथ ताल्लुक, अब ताल्लुक आ गया मैकेनिकल स्टिमुलेशन के साथ। मैकेनो रिसेप्टर, ये देखें जो हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, टच रिसेप्टर्स इन द निपल सेंड इम्पल्सिस टू द हाइपोथैलेमस स्टिमुलेटिंग सिक्रीशन ऑफ PRH, prolactin releasing हार्मोन। दिस रिजल्ट्स इन बर्स्ट ऑफ प्रोलैक्टिन, बर्स्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा, तो ये अब क्या होगा, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोलैक्टिन रिलीज़ होगा, तो लिहाजा ये ज़्यादा रिलीज़ होगा तो मिल्क प्रोडक्शन भी रिलीज़ होगा। अब यहाँ 2 बातें की गई हैं। पहला जो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन थी वो रिलेट कर रहा था एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और लैक्टोजिन के साथ। आफ्टर बर्थ रिलेट कर रहा है मैकेनिकल स्टिमुलेशन के साथ। बात समझ में आ गई, तो ये आपने बताना है। इसी तरह वही बात आगे बताई गई है कि सकलिंग स्टिमुलेट, सकलिंग मतलब ये सकिंग हो गया, वाया सेंसरी रिसेप्टर्स अराउंड द निपल्स टू हाइपोथैलेमस। अगेन वही मैसेज वहाँ पे जाएगा, हाइपोथैलेमस से वहाँ पीआरएच पैदा होगा, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। ये एक और हार्मोन हमने पढ़ा था जो कि पोस्टीरियर लोब से पैदा होता है। अब ये क्या करता है? ये करता है काजेज ऑफ डायलेशन ऑफ मिल्क डक्ट्स। वो डक्ट्स जो पाइप है उनको ओपन कर देता है, उनको डायलेट कर देता है, और इसकी वजह से असल फंक्शन इसका ये है, इजेक्शन ऑफ मिल्क। प्रोडक्शन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ मिल्क और चीज़ है, दूध का निकलना और चीज़ है, ये इजेक्शन ऑफ मिल्क में आएगा। और ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से, फ्रॉम एल्व्यूलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, एल्व्यूलाई जिसके अंदर वो मिल्क मौजूद है, तो उसके जो डक्ट्स हैं उसको डायलेट हो जाएंगी और उसमें से वो मिल्किंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। तो दो हार्मोन अभी तक आपने पढ़ लिए। पहला हार्मोन था प्रोलैक्टिन और दूसरा हार्मोन आ गया ऑक्सीटोसिन। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रिपेयर्स द मेमरी ग्लैंड फॉर द मिल्क प्रोडक्शन, जबकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है? एजेक्शन ऑफ मिल्क। समझ आ रही है बात की? तो फिर ये आ गया ऑक्सीटोसिन का एक और फायदा बताया गया है, आल्सो काजेस द यूट्रस टू कंट्रैक्ट एंड रिटेन इट्स प्री प्रेग्नेंट साइज। जाहिर सी बात है, बर्थ के दौरान ये जो यूट्राइन दीवारें हैं वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हुई, ठीक है, उसको जगह देने के लिए वो थोड़ी डायलेट हो जाती हैं, तो बाद में उसको वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जाने के लिए ये भी रोल इसी का है ऑक्सीटोसिन का, ताकि ये अपनी असल जगह पे चली जाए जो कि प्री जो इसके अंदर प्रेग्नेंट साइज था इसका, ठीक है, उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन। तो फीडिंग कॉन्टीन्यूड एज प्रोलैक्टिन और एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो प्रोड्यूस होता रहेगा। तो फीडिंग कॉन्टीन्यूड, ठीक है, यानी फीडिंग यानी मैकेनिकल स्टिमुलेशन होती रहेगी, तो प्रोलैक्टिन भी पैदा होता रहेगा और ऑक्सीटोसिन भी पैदा होता रहेगा। लेकिन जो माएँ बच्चों को दूध पिलाना छोड़ देती हैं, यानी व्हेन नर्सिंग इज डिसकॉन्टीन्यूड, तो लिहाजा मैकेनिकल स्टिमुलेशन ख़त्म हो गई, सो प्रोलैक्टिन का और ऑक्सीटोसिन का लेवल भी गिरना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह विद इन 1 वीक जो मिल्क प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? वो स्टॉप हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये आपने इसमें बताना है, तो वही चीज़ें इसमें आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आ गया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके अंदर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में जब भी आएगा, MCQ में आएगा, डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात एम्ब्रियो जो है उसका कोई बॉडी का कोई हिस्सा या कोई और माल फंक्शनिंग उसमें आ जाती है, तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, कोई शक्ल, कोई बॉडी का कोई ऑर्गन की साख्त सही नहीं बनी, बिहेवियरल, ठीक है, फंक्शनल, कोई बॉडी का कोई फंक्शन सही प्रॉपर नहीं हो रहा, या एम्ब्रियो में कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर और बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक होगी बात? जो बर्थ के टाइम है तो ये मामला, तो इसको हम लोग कहेंगे डिसऑर्डर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसमें पहली वजह आ रही है माल फॉर्मेशन। ये 3 लाइनें होंगी और तीनों ही आपस में बड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। माल फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या है? स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, कोई स्ट्रक्चर सही नहीं बनता बॉडी का, बिकॉज ऑफ लोकलाइज्ड एरर ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। कहीं ऐसे, लोकलाइज का मतलब किसी ऑर्गन के बनने के टाइम, लोकलाइज्ड, ठीक है, तो मॉर्फो स्ट्रक्चर का, जेनेसिस का मतलब बनना, तो कोई स्ट्रक्चर के बनते वक्त कोई डेविएशन आ जाती है, स्ट्रक्चरल डेविएशन, तो वो आ जाएगा माल फॉर्मेशन। जैसे इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह है माँ बाप के डिफेक्टिव जीन होना, या माँ का या बाप का या दोनों का, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इन्फेक्शन माँ को हो सकती है, कोई ड्रग्स, कोई मदर कोई ऐसी ड्रग यूज़ कर रही है, ड्रग ज़रूरी नहीं है कि कोई नशे वाली चीज़ ही हो, कोई ऐसी मेडिसिन जो कि विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के खा रही हो वो, ठीक है, तो वो बच्चे की ग्रोथ पे क्या कर रही है? असरअंदाज हो रही है उसकी वजह से, ठीक है। जैसे एक बीमारी है, ये क्लेफ्ट पैलेट एक बीमारी है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे की 2 हड्डियाँ, आगे वाली हड्डी होती है मैक्सिला और ऊपर वाली छत होती है पैलेटाइन, ये दोनों सही तरह से फ्यूज़ नहीं होती, इसी वजह से इनके यहाँ पे एक परमानेंट ओपनिंग रह जाती है, तो ये एक जेनेटिक डिफेक्ट है।
पैदाइशी डिफेक्ट है, क्लेफ्ट पैलेट इसको बोलते हैं। तो ये आपने बताना है। उसके बाद दूसरा है डिसरप्शन। नाम से यहाँ पे गौर करें, डिसरप्ट करना, यानी अगर बच्चे की ग्रोथ को कोई चीज़ उसकी रास्ते में टांग अड़ाए, वो क्या चीज़ होगी? डिसरप्शन। ठीक है, डिसरप्शन क्या होता है? इज द स्पेसिफिक एबनॉर्मेलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंटल प्रोसेस। कोई चीज़ मदर की बॉडी के अंदर उसको नॉर्मल ग्रोथ से होने से रोके। इट डिपेंड्स ऑन टाइम नॉट एन एजेंट। ये देखें, ये बात, यानी कोई भी इसमें बाहर वाली जो चीज़ें हमने पढ़ी थी, जेनेटिकल हो गई, एनवायरमेंटल हो गई, वायरल हो गई, इस तरह की चीज़ पे अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन डिपेंड्स ऑन टाइम। मिसाल के तौर पे डिसरप्शन क्या है? डिसरप्शन ये है कि फ़र्ज़ करते हैं कि आपने देखा कि जो फीटस होता है वो एक झिल्ली में होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम था एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक के अंदर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। अब एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया तो वो झिल्ली फैलेगी या सिकुड़ेगी? सिकुड़ेगी। समझ आ गई? तो बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ का मौका नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि वही एमनियोटिक सैक जो है वो उसी ग्रोथ में क्या डाल रही है? रुकावट डाल, डिसरप्ट कर रही है उसको। बात समझ में आ गई? तो ये हो जाएगा इसमें डिसरप्शन। इसी तरह डीफॉर्मेशन। अब देखें, सारे वर्ड बड़े मिलते जुलते हैं। इज़ एन अल्टरनेशन इन शेप, शक्ल में तब्दीली हो जाना, स्ट्रक्चर और प्रीवियसली नॉर्मली फॉर्म्ड। इसमें तो देखें स्ट्रक्चर बनने का मौका ही नहीं दिया गया। इसमें क्या होता है? स्ट्रक्चर नॉर्मल बन जाता है लेकिन आगे जाके उसकी वो मुड़ जाता है, या उसके अंदर उसकी डीफॉर्म का मतलब है शक्ल उसकी बिगड़ जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डीफॉर्म। यानी इसमें ऑर्गन बन गया, अब ऑर्गन क्या कर रहा है? ग्रोथ, लेकिन उस टाइम उसके अंदर कोई क्या चीज़ आ गई? शक्ल में कोई तब्दीली आ गई, तो इसको बोलते हैं डीफॉर्मेशन। समझ आ गई है? तो ये मिसाल के तौर पे लिम्स हैं, लिम्स बन गई हैं, छोटी हैं लेकिन बन गई हैं। कोई अम्बलाइकल कॉर्ड, वो जो रस्सी होती है, वो इसके साथ लिपट गई बॉडी के अंदर ही, क्योंकि अंदर कलाबाजियाँ खा रहा होता है, लिपट गई अंदर। अब क्या होगा? उसकी वजह से क्या होगा कि ये पूरा बनेगा और यहाँ से क्या हो दब जाएगी, शक्ल उसकी क्या हो गई? चेंज हो गई, लेकिन वो ऑर्गन बनने के बाद। तो ये क्या हो गया? डीफॉर्मेशन। सिंड्रोम, जैसे आपने एड्स के बारे में भी पढ़ा था, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ एनोमलीज, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस अकरिंग टुगेदर, एक ही शख्स में एक ही टाइम होती हैं, दैट हैव अ कॉमन काज, वजह एक लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा। इस तरह की बीमारियों को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। ये हम आगे जाके देखेंगे। डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, जिसमें एक वजह होगी, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? बहुत ज़्यादा होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक आएगा, तो इसको सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे अभी एड्स, इसमें मैंने यही लेके आ रहा वैसे समझाने के लिए। जैसे एड्स की वजह क्या थी? HIV, यही था ना, लेकिन उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या थी? अगर आपको याद हो, उसमें कॉम्प्लिकेशन ये थी कि लॉस ऑफ इम्यूनिटी, सडन वेट लॉस, स्वोलन लिम्फ नोड्स, पढ़ी थी वहाँ पे आपने। तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन थी, सीवियर नमूनिया, डायरिया। तो एक कई कॉम्प्लिकेशन और वजह सिर्फ एक, तो ये होता है सिंड्रोम। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों में हो सकती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा ये जब भी आएगा। उसके बाद आ जाता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ ये आसान सी बात है, सिर्फ कहता है जी पैदाइशी जो हैं या वरासती एबनॉर्मेलिटीज़ क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 20% ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। अब ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोग पढ़ेंगे। अगर बच्चे को अपने वालिदैन से प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं मिलते, कम मिलते हैं, आपको पता है स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, और एग में कितने होते हैं? 14 होते हैं। हाँ, हाँ, तो 20 एग में पूछा ना, तो स्पर्म में 23 और एग में भी कितने? अगर उसमें प्लस माइनस फर्ज करें, एग में आ जाते हैं 23 की जगह 24 और एग हो गया 23 वाला।
सॉरी एग हो गया 24 वाला और स्पर्म हो गया 20, दोनों मिलके कितने बन जाएंगे जाइगोट में? 47। तो ये एबनॉर्मेलिटी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, क्रोमोसोम एक्चुअल से ज़्यादा होना या जाइगोट में या एक्चुअल से कम होना, तो इसकी वजह से ये मामलात होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 20% ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर मिस कैरेजेस आर ड्यू टू क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ क्यों होती हैं? एबनॉर्मेलिटीज़ या एग में होगी या स्पर्म में होगी, पूरा टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर्स में आपका। एबनॉर्मल सेल डिवीजन ऑफ फीटस होती है इससे, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मदर एंड फादर, ये वही बात दोबारा रिपीट हो गई है। तो ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। ये लाइन मेरा ख्याल है कि आपको कभी ना कभी MCQ में लाजमी आ जाएगी। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ यंग आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड एज पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। जाहिर पता पैदा होने के बाद जो उसने अब ज़िंदगी बच्चे ने गुजारनी है वो क्या कहलाएगा? पोस्ट नेटल, ठीक, हाँ, डेवलपमेंट। ये लाजमी आ जाएगा पेपर में, देख लेना, MCQ में आ सकता है। इसकी 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होता है नियोनेटल। नियोनेटल क्या होगा? नियोनेटल बच्चा कौन सा होता है? पैदा हुआ और 1 माह तक उसकी जब उम्र होती है, इस दौरान जो उसकी उम्र कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? नियोनेटल। पैदाइश से लेके 1 माह तक। नहीं समझ आई? उसके बाद आता है इन्फेंसी। इन्फेंसी जाहिर सी बात है 1 मंथ से आगे ही चलना है। 1 मंथ से लेके कब तक? 2 साल तक बच्चे की अब ये जो स्टेज है वो कौन सी कहलाएगी? इन्फेंसी। फिर उसके बाद चाइल्डहुड आ जाता है। चाइल्डहुड की जो उम्र है 2 माह से स्टार्ट करेंगे और 12 से 13 साल तक जाएंगे, और इस यहाँ पे आके हम कहते हैं एडोलिसेंस भी कहते हैं इसको। नहीं समझ आई आशी? 12 से 13 साल तक। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, यानी ये इधर आ जाएगा 2 ईयर्स से, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 ईयर्स से लेके 12 to 13 ईयर्स तक। और यहाँ पे क्या शुरू हो जाता है? एडोलिसेंस। तो यहाँ से हम लोग लेते हैं एडोलिसेंस, ये आ गया। एडोलिसेंस जाहिर सी बात है 12 to 13 ईयर्स से लेके कहाँ तक जाना है? अडल्टहुड तक। कहाँ तक? अडल्टहुड कहाँ पे शुरू होगा? 18 ईयर्स पे जाके, ठीक है। उसके बाद अडल्टहुड ख़त्म कहाँ पे होगा? शुरू कहाँ से हुआ था? 18 से, और कहाँ तक जाएगा? 25 तक, या इससे भी ज़्यादा, जितनी भी ऊपर जाएगी। अब ये सब की सब क्या कहलाएगी? अडल्टहुड कहलाती है। बात समझ में आ गई जी? ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों की अब ये लास्ट स्टेज चल रही है, हैं? ये यहाँ देखो ज़िंदगी क्या है, यहाँ ये इस यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अभी आप लोग। तो मतलब ये है कि आप लोग 1 2 3 ये मोर देन अपनी ज़िंदगी ज़्यादा गुजार चुके हैं, ऐसे ही है ना? 3 स्टेजेस गुजार चुके हैं आप। अच्छा जी, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ एजिंग इज़ नोन एज सेनेसेंस। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में हार्मोन्स में भी पढ़ा था कि उम्र के बढ़ने को, एजिंग होने को, बुढ़ापा होने को हम लोग क्या बोलते हैं? एजिंग। एजिंग को हम लोग साथ में एक और लफ्ज़ भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेनेसेंस भी कहते हैं। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ये जो टॉपिक आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एलोमेट्रिक ग्रोथ। एलोमेट्रिक ग्रोथ बहुत आसान सा है। क्या होता है जी एलोमेट्रिक ग्रोथ? वेरिंग रेट्स ऑफ ग्रोथ। जाहिर सी बात है आपकी पूरी बॉडी है, आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ हर जगह से इक्वल नहीं होती। कहीं ग्रोथ ज़्यादा होती है, कहीं ग्रोथ कम होती है, कहीं ग्रोथ रुकी हुई होती है। तो इसे कहते हैं वेरिंग रेट ऑफ ग्रोथ फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ड्यूरिंग डेवलपमेंट रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ शेप और प्रोपोर्शन इज कॉल्ड एलोमेट्रिक ग्रोथ। तो जब हम छोटे थे, हम और तरह के थे, और बॉडी के जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं मुख्तलिफ प्रोपोर्शन से बढ़ते हैं, जिससे हमारी शेप में भी खातिर ख्वाह जो है उसमें डिफरेंस आता है। इस तरह की ग्रोथ को हम लोग कहते हैं एलोमेट्रिक ग्रोथ। मिसाल के तौर पे वो कहता है द साइज ऑफ द हेड इन ह्यूमन न्यू बॉर्न इज़ लार्ज इन प्रोपोर्शन टू द रेस्ट ऑफ द बेबी। आमतौर पे जो बच्चा पैदा होता है उसका हेड कंपैरेटिवली बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो
मैनेज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी बढ़ रही होती है बाद में। तो ये कहता है। इसी तरह टार्सस यानी जो पाँव की या टांग की जो फुट है उनकी जो हड्डियां हैं, ठीक है, हैंड लेग्स ग्रो मोर रैपिडली देन हेड। जैसे मैंने बताया कि बर्थ के बाद इनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ होती है एज कंपेयर टू हेड के। द ब्रेन एंड स्कल ग्रो वेरी रैपिडली। ब्रेन एंड स्कल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलता है और आफ्टर 90% तक पहुंच जाता है, जब अडल्ट के बराबर पहुंच जाता है। 90% ऑफ अडल्ट के तकरीबन ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। अडल्ट से छोटा होता है लेकिन कितना बन जाता है, 90% तक उसका साइज अचीव हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो डेवलप। लिम्फेटिक सिस्टम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ग्रोज स्लोली इन चाइल्डहुड, डेफिनेटली, ठीक है। और ये जो सिस्टम है इसकी जो ग्रोथ ज़्यादा कब होगी, एट पबर्टी जाके। तो अब यहाँ पे देखें इसकी ग्रोथ रुकी हुई है या स्लो हुई हुई है, तो ये जाके तेज़ कब होगा, एट पबर्टी पे जाके। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर एलोमेट्री ग्रोथ में बताना है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? तो बस यही तक आपका आज का टॉपिक था। तो कोई क्वेश्चन है तो